हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। टोटल 30 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और 30 में से अगर आप 12 से 15 प्रश्न सही कर ले हैं तो आपकी सीडीपी की तारीख बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रही है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी खोल सकती है। स्नेहा की कद में बदलाव को क्या कहा जाता है? पाड़ कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है, या सीखना कहा जाता है, या अनुकूलन कहा जाता है? बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है। स्नेहा की कद में बदलाव को वृद्धि कहा जाता है, ठीक है ना, उसकी वृद्धि हुई है ना, तो यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि प्रत्येक बच्चे के विकास की दर गर्भाधारण के समय निर्धारित हो जाती है और पर्यावरण इसमें ज्यादा भूमिका नहीं निभाता। यह आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है, या को विकासात्मक प्रतिमान को परख कर सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है, या की भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं की जा सकती क्योंकि यह यादृच्छिक तरीके से होता है। बताइए दूसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रत्येक बच्चे के विकास की दर। बताइए। सभी को गुड आफ्टरनून। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो इस क्लास को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं क्लासेस। तो प्रत्येक बच्चे की विकास के दर जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के माध्यम से गतिशील तरीके से उभरती है। तो यहां पे ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डियर, अगर आपको सीटेट एग्जाम को पास करना है तो अभी के अभी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी सीटेट एग्जाम की अपडेट है, टीचिंग एग्जाम की अपडेट है या क्लासेस आए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका अनावश्यक हो जाती है, या आरंभिक बचपन की तुलना में कम हो जाती है, या आरंभिक बचपन की तुलना में बढ़ जाती है, या आरंभिक बचपन के जितनी ही रहती है? बताइए। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या हो जाती है? बताएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या अनावश्यक होगी? नहीं। क्या आरंभिक बचपन की तुलना में बढ़ जाती है? नहीं। आरंभिक बचपन के जितनी ही रहती है? नहीं। आरंभिक बचपन की तुलना में थोड़ा सा कम हो जाती है परिवार की भूमिका। ठीक है, बच्चे समझदार हो जाते हैं। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं। तर्क आर है, बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं और बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करते हैं। तो ये तो गलत ही है आपका आर वाला। बताइए। तो ए और आर यहां पे दोनों आपके गलत हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गतिविधि, अनुकूलन, भाषा, या पुनर्बलन? बताइए। 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो हो जाएगा गतिविधि। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। छठे का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से युग्मकाम मिलान सही है? संवेदी चालक अवस्था के आगे दिया है मूर्त समस्याओं का तर्क, दूसरे में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के आगे है प्रतिवर्ती सोच तथा विकेंद्रीकरण, तीसरा है मूर्त जो है सक्रियात्मक अवस्था, उसके आगे है वस्तु स्थायित्व तथा जीववादी सोच, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें अमूर्त सोच। बताइए कौन सा इसमें सही है? तो ये वाला आपका सही है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त सोच विकसित होता है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो।
कि एक बच्चा तर्क देता है कि कानून लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से बदला जा सकता है। यह बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? उत्तर पारंपरिक नैतिकता, पूर्व पारंपरिक नैतिकता, विषम नैतिकता या स्वायत्त नैतिकता। बताइए 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में आता है? यह आता है उत्तर पारंपरिक नैतिकता में। ठीक है, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेवाइगोस्की के अनुसार अर्थपूर्ण सीखने के लिए शिक्षकों को बच्चों को पाठ प्रदान करना चाहिए या का अनुकूलन सुनिश्चित करना चाहिए, या बच्चों को इनाम देना चाहिए, या बच्चों को सजा देनी चाहिए? बहुत ही सरल प्रश्न है, जवाब दीजिए सब लोग। सजा देनी नहीं है ना, इनाम आपको ज्यादा देना नहीं है, बच्चों को अनुकूलन सुनिश्चित करना नहीं चाहिए, आपको बच्चों को पाठ प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करता है, या शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है, या शिक्षार्थी रटकर स्मृति के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करता है, या शिक्षार्थी अधिकतर अनुकरण करके सीखता है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग लाइक करिए फटाफट। तो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है कि शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण करता है, तो यहां पे दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथन तर्क वाला प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। कथन ए है, शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तर्क आर है, बुद्धिलब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती हैं। ये बुद्धिलब्धि वाला सूत्र आप याद कर लेना, ये कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए ये बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या होता है, बताइए सब लोग। आप डीएलएड किए होंगे, बीएड किए होंगे, डीएलएड वाले तो भाई कंफर्म है, जानते होंगे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों गलत हैं, है ना, दोनों में मानकीकृत दिया गया है, तो ए और आर दोनों आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, जिन व्यक्तियों में लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? संगीतमय बुद्धि, शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि, या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या भाषाई बुद्धि? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग जो है ये बुद्धिलब्धि वाला सूत्र बता रहे हैं, यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं। देखिए आईक्यू बराबर जो होता है वो होता है मानसिक आयु, मतलब मेंटल एज, बटा वास्तविक आयु, मतलब सीए, गुणे 100। ये फार्मूला डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो बताइए जिन व्यक्तियों में लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता होती है उनमें कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, जवाब दीजिए फटाफट। यहां पे संगीतमय बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लय, तार, संगीत के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ पे संगीतमय बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है, या चिंतन पर रोक लगाकर अधिगम प्रक्रिया में एक बाधक जो है बनती है, या अधिगम की प्रक्रिया में निरर्थक है, या अधिगम की प्रक्रियाओं का अवरोध करती है? बताइए सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई,
तो जितने भी लोग यहां पे पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सामाजिक पारस्परिक क्रियाओं के मौके प्रदान करके अधिगम को सुसाध्य बनाती है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो 13, समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है, इसका मतलब है जेंडर एक जैविक संरचना है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, या जेंडर आनुवंशिक कारकों से तय होता है, या जेंडर ना तो जैविक है और ना ही सामाजिक। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। समाज की संस्कृति पुरुषों और महिलाओं की भूमिका निर्धारित करती है, इसका मतलब है, तो इसका मतलब है जेंडर एक सामाजिक रचना है, तो यहां पे ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आकलन जो है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए, तनाव और तनाव उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए, या आकलन से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए, या आकलन बच्चों के नामीकरण उन्हें वर्गीकृत करने के लिए एक अच्छी रणनीति है, या आकलन को बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताइए आकलन के बारे में आपको बताना है यहां पे। तो आकलन से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलनी चाहिए, तो ऑप्शन यहां पे आपका दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो 15वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, या रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें, या केवल शैक्षिक पहलुओं पर ध्यान दें, या केवल पेपर पेंसिल वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के उपयोग पर ध्यान दें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। मैंने आपको बताया था योगात्मक मूल्यांकन निगेटिव होता है, केवल निगेटिव होता है, केवल निगेटिव होता है, पेपर पेंसिल भी निगेटिव होता है, तो रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें। शिक्षकों को चाहिए कि वो रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग करें। दूसरा ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो भाई 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। समावेशन के बारे में कौन सा कथन यहां पे सही नहीं है, बताइए। पहला ऑप्शन है यह समावेशन व अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखता है। दूसरा है समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग हैं उनकी जरूरतों के अनुभव पाठचर्चा के अनुकूलन पर केंद्रित है। यह समावेशन से सभी विद्यार्थियों को लाभ मिलता है। इस प्रक्रिया में स्कूल सभी विद्यार्थियों को विशिष्ट व्यक्तिगत रूप में देखते हैं। देखिए प्रश्न आपका निगेटिव है, तो निगेटिव टैग वर्ड ढूंढिए यहां पे, ये केवल लगा हुआ है ना, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे कथन और तर्क वाला प्रश्न है, जवाब दीजिए इसका कि विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों को यथोचित स्वायत्तता देनी चाहिए और पाठ्यचर्चा और आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए। तर्क आर है बच्चे बेहतर सीखते हैं जब वह प्रभुत्व लेते हैं और उनके सीखने की जरूरतों का समायोजन होता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सभी लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पे ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर बताना आप लोग। ठीक है, चलिए कौन सा उदाहरण सहायक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करेगा। छड़ी, ब्रेल प्रणाली, श्रवण में मदद करने का उपकरण, आवर्धक लेंस। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन सा उदाहरण सहायक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करेगा। छड़ी, यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो कि निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों जिन्हें दृष्टिबाधिता है के लिए प्रभावी नहीं है। कक्षा में कम प्रतिबंधात्मक वातावरण सुनिश्चित करना, कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, संरचनाओं को विविध तरीके से जो है प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों के पृथक्करण को ध्यान में रखकर उन्हें हरदम अलग बैठाना। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट। नेगेटिव, तो जो नेगेटिव हो ऑप्शन उसी को आपको सिलेक्ट करना है। यहां पे कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों जिन्हें दृष्टिबाधिता है के लिए प्रभावी नहीं है, तो ये कि विद्यार्थियों के पृथक्करण को ध्यान में रखकर उन्हें हरदम जो है अलग बैठाना नहीं है आपको। ठीक है, तो ये आपका नहीं सही है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रचनात्मकता क्या है।
कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो, या बिना बोर हुए किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, या अंकों के अनुक्रमों को याद कर रखने की क्षमता, या अभिसारी सोच करने की क्षमता। तो रचनात्मकता क्या है? कुछ ऐसा बनाने या खोजने की क्षमता जो मौलिक हो। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो भाई, 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कथन तर्क वाला प्रश्न है यहां पे कि शिक्षकों को बच्चों को चर्चा या संवाद करने के लिए बहुत से मौके देने चाहिए। यह आपका सही है। अर्थपूर्ण अधिगम की प्रक्रिया में दूसरों से अंतः क्रिया करना शामिल है। बताइए। दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है? बताइए 22 का करेक्ट आंसर। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है? वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं, या शिक्षार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा निष्कर्ष निकालना, या पारंपरिक व्याख्या विधियां, या वे तरीके जिनमें पाठ्यपुस्तकें सीखने का केंद्र होती हैं। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है? बताइए। तो शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में शामिल है वे विधियां जहां सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, 23 का जवाब दीजिए कि शिक्षकों को इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है परंतु उसका सामाजिक संदर्भ नहीं होता। यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया है परंतु उसका सामाजिक संदर्भ नहीं होता है। बताइए, शिक्षकों को इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम क्या होता है? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई। तो शिक्षकों को इस विश्वास को बढ़ावा देना चाहिए कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है यहां पे कि बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्या क्रम होना चाहिए? अज्ञात से ज्ञात, उच्च क्रम से निम्न क्रम, अमूर्त से मूर्त, या सरल से जटिल। बच्चों को नई अवधारणाओं से परिचित करवाने का क्या क्रम होना चाहिए? सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, मूर्त से अमूर्त होता है। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो कि समकालीन शिक्षा की नीतियां, जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना स्मरण आधारित होना चाहिए, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, या जो है अनुभवात्मक होना चाहिए, या परीक्षा उन्मुख होनी चाहिए। बताइए। सभी लोग जवाब दीजिए, सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? समकालीन शिक्षा की नीतियां, जैसे नई शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है कि सीखना अनुभवात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुभवात्मक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी समस्या समाधान रणनीति है? अनुरूपी सोच, प्रक्रियात्मक स्थिरता, अभिसारी सोच, कलन विधि। कौन कौन सा है बताइए इसमें। बहुत अच्छे भाई, 26 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसमें केवल आपका होगा अनुरूपी सोच, साथ ही जो है कलन विधि। पहला, चौथा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, 27 का जवाब दीजिए। कक्षा में मौलिक रूप से खोज एवं चिंतन को बढ़ावा देना बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ताओं बनने के लिए प्रेरित करता है, या सामाजिक रचनात्मक कक्षों के निर्माण में अवरोध पैदा करता है, या अर्थपूर्ण अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, या समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने से ध्यान हटाता है? तो कक्षा में मौलिक रूप से खोज एवं चिंतन को बढ़ावा देना जो है बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ताओं बनने के लिए प्रेरित करता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, 28 का जवाब दीजिए। महारथ उन्मुख शिक्षार्थियों की क्या विशेषता है? विफलता का कम डर और क्षमता का वार्धिक दृष्टिकोण, या विफलता का कम डर और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण, या विफलता का उच्च भय और क्षमता का वार्धिक दृष्टिकोण, या विफलता का उच्च भय और क्षमता का स्थिर दृष्टिकोण।
तो महारथ उन्मुख शिक्षार्थियों की क्या विशेषता है? विफलता का कम डर और क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 29। शिक्षक बच्चों को आंतरिक रूप से अप्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए जो है कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? पुरस्कार देकर, सजा देकर, या निष्क्रिय अनुकरण को प्रोत्साहित करके, या सीखने की खुशी पैदा करके? क्या पुरस्कार को बढ़ावा देना है? नहीं, सजा देना है, निष्क्रिय नेगेटिव होता है, सीखने की खुशी पैदा करके जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन। शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता अनियंत्रित है, निश्चित है, वृद्धिशील है, या पूरी तरह से बाहरी जो है कारकों पर निर्भर है? बताएंगे। शिक्षकों को छात्रों को अपने विश्वास से अवगत कराना चाहिए कि क्षमता वृद्धिशील है। ठीक है, तो ये थे आपके जो है सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हो, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और ये क्लास कैसी लगी, हेल्पफुल थी या नहीं थी, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। चलिए मिलते हैं शाम को 6:45 पे। थैंक यू सो मच।